शीला बहुत ही लालची सास थी। दो बहुएं थीं, लेकिन वह बहुओं को नौकरानी बनाकर रखती। खुद तो वह रेशमी बनारसी साड़ियों में सजी रहती और बहुएं बेचारी गरीबों सी दिखाई पड़ती। दीपा बहू, जरा आज मालपुए बना दो, मीठा खाने का मन कर रहा है। माँ जी, आप जानती है ना कि देवर जी का काम छूट गया है और अकेले प्रभात की कमाई में गुजारा हो रहा है। आप तो बुजुर्ग हैं, थोड़ा जबान पर काबू रख सकती हैं। घर में बच्चे भी तो हैं। बहू कम बोलो, बुजुर्ग होगी तुम्हारी माँ। आई बड़ी मुझे बुजुर्ग कहने वाली। देखो, मेरे बाल तुमसे ज्यादा काले ना हो तो बताओ। एक दिन शीला बाजार जा रही थी तो रास्ते में एक जादूगर जादू दिखाता हुआ मिला। आइए आइए, देखिए मैं किस तरह अपना रूप बदलता हूँ। देखिए, मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। ये तो बड़े काम का जादूगर है। अगर मैं इससे रूप बदलने का हुनर सीख लूं तो मजा आ जाए। जादूगर, क्या ये रूप बदलना मुझे भी सिखा सकते हो? क्यों नहीं ताई, ये अपने गले का हार दे दो तो तुम्हें ये गुण सिखा दूंगा। मेरी बात सुनो, ताई होगी तुम्हारी अम्मा। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी छोटी बहन सी लगती हूँ। और पकड़ो हार, मुझे सिखाओ कि रूप कैसे बदलते हैं। जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, अच्छा ठीक है, अब 2 बार ताली बजाओ और बोलो किस रूप में आना चाहती हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जिस दिन तुमने लाल रंग का कपड़ा पहन लिया ना, उस दिन तुम्हारा जादू खत्म। बस इतनी सी बात, मैं अभी से लाल रंग का त्याग करती हूँ। वह ताली बजाकर बोली, मुझे एक लड़का बना दो। वह तुरंत एक लड़का बन गई। शीला बहुत खुश हुई। अब तो वह मन चाहा रूप बदल सकती थी। वह घर गई, सोचा कि किसका रूप बदलूं कि बहुओं को चकमा दे सकूं। छोटी बहू राखी की माँ बनकर जाती हूँ, कुछ तो खातिरदारी होगी। शीला छोटी बहू की माँ बनकर घर आ गई। राखी, कहाँ है बेटी? देख, तेरी माँ आई है। राखी ने कहा, माँ, आज कैसे बेटी की याद आ गई? तुम आ रही हो, कम से कम फोन करके ही बता देती, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती। तेरी बहुत याद आ रही थी, रहा नहीं गया सो आ गई। राखी, मैं माँ के लिए हलवा बना देती हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। शीला सोचने लगी, अरे वाह, माँ के लिए हलवा और सास के लिए घर में तंगी चल रही है। अरे रहने दे बेटी, हलवा खाकर तो मन ऊब गया है। क्या बनाऊं माँ, आप ही बता दो। मालपुए बना लो, वैसे भी तुम्हारी भाभी को बनाने नहीं आते। दीपा और राखी एक दूसरे का मुंह देखने लगी और सोचने लगी, कहीं माँ जी आ गई तो कहेंगी कि मेरे लिए नहीं बनाए और अपनी माँ के लिए बना रही हो। तुम्हारी सास नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? वो घर में टिकती ही कहाँ है, शॉपिंग गई हैं। अपनी सास के लिए ऐसे नहीं बोलते बेटी, अभी उनकी उम्र ही क्या है, तुम्हारी जेठानी सी लगती हैं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मेकअप करने से उम्र नहीं छुपती माँ। दादी बन चुकी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप उनकी तारीफ क्यों कर रही हैं। माँ, ये लो मालपुए और पेट भर के खाओ, मैं थोड़े से डिब्बे में भी रख देती हूँ, ले जाना। शीला सोचने लगी, मेरे बेटे की सारी कमाई इसी तरह इनके मायके जाती होगी और सास के लिए बजट खराब। हाँ, अच्छा चलती हूँ बेटी, तुम्हारी सास तो आई नहीं। माँ, आई हो तो रुक जाओ, अभी तो आप माँ जी से भी नहीं मिली। अभी जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। दीदी, आपने मेरी माँ के लिए मालपुए बनाए, अगर ये बात माँ जी को पता चल गई तो घर में तांडव मचा देंगी। कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं और बचे हुए उन्हें पैक कर दिए। शीला अब रोज तो किसी की माँ बनकर आ नहीं सकती थी। अब वह बाजार में सबको धोखा देने लगी। साड़ी वाले की बीवी बनकर जाती हूँ, 1-2 सुंदर सी साड़ियाँ ही ले आऊंगी। मीना, तुम दुकान पर क्यों आई हो? वो 1-2 साड़ियाँ चाहिए थी, कितने दिनों से आपने मुझे एक भी साड़ी नहीं दी। ये दुकान हमारी है मीना, तुम्हें जितनी साड़ी चाहिए ले जाओ। शीला जल्दी जल्दी कई सुंदर साड़ियां इकट्ठी करके ले गई। अब शाम को साड़ी वाला जब घर पहुंचा तो अपनी बीवी से पूछा, तुमने नई साड़ी क्यों नहीं पहनी? तो मीना ने कहा, लेकिन मैंने नई साड़ी कब ली? सुबह तो तुम 4-5 साड़ी लाई थी।
नहीं जी, भला आज तक मैं कभी दुकान पर गई हूँ जो अब जाऊंगी? फिर क्या था, साड़ी वाले ने झूठ बोलने के लिए अपनी बीवी की जमकर धुनाई करी। शीला ने रोज नई साड़ी पहनी। बहुओं को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। माँ जी के पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई? इसी तरह शीला रूप बदलकर कहीं से गहने, कहीं से कपड़े, कहीं से मिठाई ले आती। राखी, जरूर कुछ न कुछ लोचा है। माँ जी के पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर माँ जी ये सब कहाँ से लाती हैं? पता करना पड़ेगा। लेकिन कैसे दीदी? दीदी, कई दिनों से कुछ कहना चाह रही हूँ, डर भी लग रहा है। बोलो राखी, मुझसे कैसा डर? वो उस दिन मेरी माँ आई थी ना, मैंने माँ से फोन करके पूछा कि आराम से पहुंच गई, तो वो बोली कि वो तो नौदेवी यात्रा पर गई है और 10 दिन बाद वापस आएंगी। वो तो हमारे घर आई ही नहीं दीदी। वो कहीं भूत तो नहीं था? मैं तो उसी दिन से डरी हुई हूँ। बात तो बहुत सोचने वाली है राखी। पहले चलो माँ जी का पीछा करते हैं कि वो आजकल कर क्या रही हैं। दीपा और राखी शीला के पीछे चल दी। उन्होंने देखा कि एकांत में जाकर शीला ने 2 बार ताली बजाई और बोली, आज मुझे दीपा की माँ बना दो, लेकिन लाल साड़ी में नहीं, वरना मेरा जादू खत्म हो जाएगा। तुरंत ही वह दीपा की माँ बन गई। दीपा और राखी समझ चुकी थी कि ये सब उनकी सास कर रही है। चलो राखी, आज माँ जी के लिए जमाल घोटा मिलाकर मालपुए बनाते हैं। उनका खेल खत्म करना होगा, वरना वो पूरे शहर को लूट लेंगी। शीला आज दीपा की माँ बनकर आ गई। दीपा ने अपनी माँ बनी सास को जमाल घोटा वाले मालपुए खिलाए। फिर क्या था, पेट में गुड़गुड़ शुरू और हर 1 मिनट में वह शौच के लिए भागी। अरे दीपा बेटी, आज तूने कैसे मालपुए खिलाए हैं, पेट में पानी हो गया। अब शीला शौचालय के कभी अंदर तो कभी बाहर। दीदी, आज माँ जी नहीं आई? गई होगी बुढ़िया सैर सपाटा करने। अपनी बुराई सुनकर उसका धीरज छूटने लगा। शीला ने कहा, अच्छा दीपा, अब मैं चलती हूँ। अरे माँ, ऐसी हालत में कैसे जाओगी? जब तक ठीक ना हो जाओगी तब तक तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। दीपा और राखी शीला को पकड़कर कमरे में ले गईं और उसकी लाल साड़ी देते हुए बोली, लो माँ, ये माँ जी की साड़ी है, ये बदलकर आराम से लेट जाओ। लाल साड़ी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती। क्या हुआ माँ? ये मेरी सास की इम्पोर्टेड साड़ी है। ऐसी साड़ी तो तुमने देखी भी नहीं होगी। राखी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जरा कपड़े बदलने में मदद करो। दोनों ने जबरदस्ती शीला को लाल साड़ी पहना दी और फिर जादू खत्म। शीला फिर से शीला बन गई और गुस्से में बोली, कमबख्तो, तुमने मेरा सारा जादू खत्म कर दिया। माँ जी, ये जरूरी था। आप रूप बदलकर दुनिया को ठग रही थी। हमें सारी सच्चाई का पता चल गया। अब हम पुलिस को बुलाते हैं। हाँ। शीला उनका मुंह देखती रह गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और सबका सामान वापस लौटा दूंगी। हाँ। दोनों बहुएं बोली, सच कह रही हूँ माँ जी, सच कह रही हूँ। तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया है, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। दीपा और राखी शीला के पास आकर बोली, माँ जी, आप हमारी माँ समान हैं। हमने आपके साथ गलत किया, ये गलत था, लेकिन आपको इस लालच से निकालना जरूरी था। हमें भी माफ कर दो। और फिर सास बहू मिलकर प्यार से रहने लगी। इंदु का कद सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। उसके शरीर के हिसाब से पैर बहुत छोटे थे। सब इंदु को नाटी कहकर बुलाने लगे। इंदु अपनी माँ रमैया से बोली, माँ, मेरे पैर कितने छोटे हैं। मेरे पैर बाकी लोगों की तरह लंबे क्यों नहीं हैं? इंदु, तुम्हारे पैर छोटे हैं तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। तुम जैसी भी हो, मेरी परी हो। मैं
और परी, ये कैसा मजाक है माँ? सच तो ये है कि मैं एक सामान्य लड़की भी नहीं हूँ, तो परी कैसे हो सकती हूँ? ये कहकर इंदु रोने लगी और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। रमैया अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास वह कभी नहीं कराना चाहती थी कि वह और लड़कियों जैसी नहीं है। इंदु की उम्र शादी की कगार तक पहुंच गई। उसके लिए जो भी रिश्ता आता वही इंदु को देखकर मना कर जाता, लेकिन न जाने कैसे शोभित का दिल इंदु की सादगी पर आ गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद उनकी धूमधाम से शादी हो गई। ससुराल में जाकर इंदु को फिर से इसी तरह की बातों का सामना करना पड़ा। इंदु की सास राजेश्वरी बोली, ये शोभित की क्या मति मारी गई थी जो उसने इसे पसंद किया? इसके पैर तो देखो, इसके पैरों से बड़ा तो मेरी रसोई का बेलन है। इंदु की बुआ सास पूनम बोली, अरे धीरे बोलो भाभी, कहीं शोभित या नई बहू ने सुन लिया तो तमाशा हो जाएगा। तो राजेश्वरी ने कहा, कहते हैं लंबे पैर वाली बहू भाग्यवान होती है, लेकिन छोटे पैर वाली खैर, इंदु जैसी भी थी शोभित को पसंद थी। अगले दिन उन लोगों को मुंह दिखाई की रस्म के बाद कुलदेवी के मंदिर जाना था। शोभित ने पूछा, माँ, कल की सभी तैयारियां हो चुकी हैं या नहीं? कैसी तैयारी? मुंह दिखाने की रस्म कराकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। अरे लोग क्या कहेंगे कि कैसी बहू है, जैसे छिपकली। शरीर तो दिखता है लेकिन पैर दिखते नहीं। देखो माँ, रस्म नहीं करनी तो मत करो, लेकिन इंदु के लिए कुछ मत कहो। हाँ, नहीं करनी कोई रस्म, लेकिन कल हम कुलदेवी के दर्शन करने जा रहे हैं, मगर बहू घर में ही रहेगी। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि आप लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए वो हमारे साथ चले। अगले दिन सब लोग कुलदेवी के मंदिर चले गए। केवल इंदु घर में अकेली थी। वह उदास होकर घर के मंदिर में गई और हाथ जोड़ते हुए रोकर कहने लगी, हे कुल माता, आज मैं आपके दर्शन से वंचित रह गई। काश मेरे पैर छोटे न होते। माँ, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, आगे ये सब मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? तभी एक दिव्य रोशनी चमकने लगी। इंदु के सामने कुलदेवी खुद प्रकट हो गईं और बोली, क्यों रोती हो पुत्री? तुम मन की बहुत ही सच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हें यही दर्शन देने आ गई। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये चमत्कारी पायल है, तुम इसे पहन लो और इसके बाद जब तुम कहोगी कि मेरे पैर लंबे कर दो, उसके बाद तुम्हारे पैर तुम जितना चाहोगी उतने लंबे हो जाएंगे। ये कहकर वो शक्ति चली गई। इंदु ने वह पायल पहनकर कहा, मेरे पैर इतने लंबे कर दो कि मेरा सिर छत से लग जाए। तभी उसके पैर इतने लंबे हो गए कि उसका सिर छत छूने लगा। इंदु की तो जैसे सारी चिंता ही खत्म हो गई। अब वह बहुत खुश थी। जब राजेश्वरी वापस लौटी तो नई बहू को खुश देखकर अपनी ननद पूनम से बोली, बड़ी बेपरवाह बहू है, इसे अपने अकेले रहने पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, लगता है चिकना खड़ा है। इसी तरह हफ्ता भर गुजर गया। राजेश्वरी बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने शोभित से कहा कि इंदु को वह तलाक दे दे, मगर ये सुनकर शोभित आग बबूला हो गया। जब राजेश्वरी की दाल न गली तो उसने खुद ही योजना बना डाली। राजेश्वरी ने इंदु के दरवाजे की कुंडी इस तरह अटका दी कि बंद करने पर वह नीचे गिरकर खुद ही बंद हो जाएगी और इंदु उसे नहीं खोल पाएगी, क्योंकि पैर छोटे होने के कारण उसके हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। राजेश्वरी ने ऐसा ही किया। उसने इंदु के कमरे से स्टूल और कुर्सी निकालकर बाहर रख दी। वह कमरे में गई और इंदु से बोली, बहू, जब देखो कमरे में ही घुसी रहती हो, तनिक देर हमारे पास भी बैठ जाया करो। बस जरा सी देर रुको माँ जी, मैं अलमारी में कपड़े लगाकर आती हूँ। राजेश्वरी कुंडी अटकाकर कमरे से बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लग गई। इंदु ने जब बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुला। उसका कुंडी तक हाथ नहीं जा सकता था। राजेश्वरी ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
अरे देखो तो इस बहू को, 4 दिन आए हुए कि मरने की धमकी दे रही है, आत्महत्या कर रही है, आत्महत्या। मेरा बेटा पसंद नहीं है तो चली क्यों नहीं जाती, मर क्यों रही है? अरे ये तो हमें जेल कराएगी। कैसी बहू मिली है हमें, हाय। राजेश्वरी की आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए और इंदु को भला बुरा कहने लगे। इंदु राजेश्वरी की बात सुनकर समझ चुकी थी कि उसे अंदर बंद करके ड्रामा करने की साजिश उसकी सास ने ही रची है। तभी इंदु का ध्यान अपनी पायल पर गया और वह बोली, मेरी प्यारी पायल, मेरे पैर इतने लंबे कर दो कि मैं ये कुंडी खोल सकूं। इंदु के कुंडी खोलते ही पैर वापस वैसे ही छोटे हो गए। इंदु बाहर निकलकर बोली, माँ जी, आपने कहा था साड़ी पहनकर तैयार हो जाऊं, लो मैं तैयार हो गई। अरे ये भीड़ कैसी लगी है, क्या हुआ माँ जी? राजेश्वरी तो हड़बड़ा गई। उसे अपनी बाजी पलटती नजर आई। वह बोली, अरे कुछ नहीं, बहुत देर दरवाजा नहीं खुला तो मैं डर गई। जाओ आप सब लोग, बहू बाहर आ गई है। राजेश्वरी ने कमरे में जाकर देखा, वहां तो कुछ नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर बहू ने कुंडी खोली कैसे। अगले दिन एक और इम्तिहान था। राजेश्वरी बोली, बहू जरा ये पंखे झाड़ लो, बहुत धूल हो गई है। घर के पंखे इतने ऊंचे थे कि इंदु किसी के ऊपर चढ़कर भी पंखा साफ नहीं कर सकती थी। शाम को राजेश्वरी बरामदे में बैठकर शोभित और पूनम से इंदु की बुराई करने बैठ गई। कामचोर बहू आ गई है घर में। अरे एक काम कहा वो भी नहीं हुआ। इससे पहले कि कोई अंदर आता, इंदु ने अपने पैर लंबे करके सारे पंखे चमका दिए। जब सब लोग अंदर आए तो शोभित बोला, माँ, आपको तो बस इंदु में बुराई ढूंढने का बहाना चाहिए। देखिए सारे पंखे कितने साफ हो गए। राजेश्वरी की तो आंखें फटी रह गई। अब तो उसे इंदु में कुछ शक्ति नजर आने लगी थी। ऐसे ही राजेश्वरी उसकी कोई ना कोई परीक्षा लेती रहती और इंदु बड़ी सफाई से अपने पैर लंबे करके उन परीक्षाओं में पास हो जाती। एक दिन राजेश्वरी नहा रही थी कि बाथरूम में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग देखकर राजेश्वरी जोर से चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ। आग की लपटें खिड़की से बाहर की सीढ़ियों तक आ रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई सीढ़ियां चढ़कर राजेश्वरी को बाथरूम से बाहर निकाले। इंदु बाहर जाकर खिड़की की तरफ गई और अपने पैर लंबे करके बाथरूम की खिड़की तोड़ी और वहां से राजेश्वरी को बाहर खींच लिया। इंदु के लंबे पैर देखकर जमा हुए सब लोग चिल्लाने लगे, अरे नई बहू के इतने लंबे पैर। अरे हाँ, नई बहू के लंबे पैरों ने आज राजेश्वरी को बचा लिया। राजेश्वरी भी उसके लंबे पैर देखकर हैरान हो गई। वह बोली, बहू के इतने लंबे पैर कि वह खिड़की तक चली गई और मेरी जान बचा ली। बहू तुम कोई लड़की नहीं, कोई अवतार हो, कोई करिश्मा हो। मैंने तुम्हारे छोटे पैर होने के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया और तुमने मेरी जान बचा ली। हाय, मुझे माफ़ कर दो बहू, माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे पैरों के लिए कुछ नहीं कहूँगी। तुम जैसी भी हो मेरी लाडली बहू हो। हाँ माँ जी, आपको नई बहू के लंबे पैर चाहिए थे ना, इसलिए कुल देवी ने मुझे ये वरदान दिया है कि मैं अपने किसी बुरे वक्त में अपने पैर लंबे कर सकती हूँ। लेकिन जब आपने मुझे ऐसे ही स्वीकार कर लिया है तो मुझे लंबे पैर की क्या ज़रूरत। हे कुल माता, मुझे अब इस माया से आज़ाद करो। मैं अब अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। इंदु के पैर से पायल गायब हो गई और उसके बाद सब उसे लंबे पैर वाली बहू कहने लगे। जी, आपकी बेटी तो लाखों में एक है। हमें आपकी रूपा का रिश्ता मंजूर है। क्यों बेटा रोहित, तुम क्या कहते हो? मेरी तरफ से भी हाँ है माँ। कौशल्या और रोहित को रूपा पसंद आ जाती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। रूपा के माता पिता काफी अमीर थे, जबकि कौशल्या का परिवार बहुत गरीब। रूपा के माता पिता उसकी शादी का प्रोग्राम रात का रखते हैं और फिर सुबह
खूब सारा दान दहेज देकर रूपा को विदा कर दिया जाता है। रूपा सिर पर लंबा घूंघट तानकर ससुराल आती है। रूपा का जैसे ही गृह प्रवेश होता है, पास पड़ोस और रिश्तेदारी की औरतें नई बहू का मुखड़ा देखने के लिए उतावली हो उठती हैं। अरे बहू, यह इतना लंबा घूंघट क्यों तान रखा है? इसे उठाओ बेटी, जरा इन सब को अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। इतना क्यों शर्मा रही हो भाभी? यहाँ सब औरतें ही तो हैं। मैं खानदानी घर की बेटी हूँ ननद जी। हमारे खानदान की लड़कियाँ ससुराल में आकर 3 महीनों तक घूंघट में ही रहती हैं। ऐसे हमारे संस्कार हैं। इन सबको तो छोड़ो, क्या सास ननद के सामने भी घूंघट ताने फिरोगी? माफ करना माँ जी, माँ बाप के दिए संस्कार हैं, निभाने तो पड़ेंगे ही। कौशल्या, तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी है। मैं तो कहती हूँ इसे अपनी रीत निभाने दो। हम कौन सा भागे जाते हैं, बहू का मुखड़ा बाद में देख लेंगे। पास पड़ोस की औरतों के ये कहने पर कौशल्या मान जाती है और खुश होते हुए कहती है, ठीक है रूपा बेटी, तू अपने संस्कार निभा। वैसे भी मैंने तो तेरा रूप रंग देख कर ही रिश्ता लिया है। हाँ। कौशल्या और उसके पड़ोस की औरतें जिस घूंघट को संस्कार समझ रही थीं, दरअसल वह कोई संस्कार नहीं था। वह तो रूपा के खूबसूरत चेहरे पर उसकी बदसूरती के दाग को छिपाने का पर्दा था। रूपा खूबसूरत तो बहुत थी, मगर उसके चेहरे पर मर्दों की तरह मूछें थीं। इन्हीं मूछों के कारण वह खूबसूरत होकर भी बदसूरत दिखाई देती थी। उसकी मूछें भी ऐसी वैसी नहीं थी, कमबख्त जादुई मूछें थीं। बेचारी सुबह मूछें साफ करती तो दिन में तो साफ रहती, मगर रात रात में फिर से उगाती। इसीलिए रूपा को सुबह सबसे पहले उठकर अपनी मूछों को साफ करके मेकअप करना होता था। अरे, सुबह के 4 बज गए। जल्दी से बाथरूम में जाकर मूछें बनाकर मेकअप कर लेती हूँ। कहीं रोहित जग गया तो गजब हो जाएगा। यह कहकर रूपा अलमारी से शेविंग किट उठाकर जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है और उसके जाते ही रोहित की नींद खुल जाती है। वो सोचता है, उस दिन तो इसका चेहरा अच्छा चमक दमक रहा था, इतनी खूबसूरत है, फिर भी न जाने क्यों घूंघट ताने रहती है। हैरत वाली बात तो यह है कि सोते हुए भी घूंघट तान कर सोती है। रूपा के चेहरे पर मूछें आना उस बेचारी के लिए किसी अभिशाप से कम ना था। मायके में तो रोज सुबह उठकर मूछें बना लेना कोई मुश्किल काम ना था, पर जब से ससुराल में आई थी, मूछों के कारण बड़ी दुखी रहती थी। कभी कभी तो सुबह जल्दी उठकर सबसे छिपाकर मूछों से छुटकारा मिल जाता था, मगर जिस दिन मौका नहीं मिलता उस दिन घूंघट में ही मूछें छिपाए फिरती और हमेशा डरी डरी रहती। मेरे मना करने पर माँ और बाबूजी नहीं माने, मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। हमेशा मन में यही डर बैठा रहता है कि किसी दिन इन मूंछों का राज खुल गया तो क्या होगा। रूपा यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी ननद आरती आ जाती है। आरती देखने में तो भोली लगती है, पर उसकी नज़र बहुत पैनी थी, ऊपर से चालाक भी कम न थी। आते ही तुरंत भांप जाती है कि भाभी जरूर किसी उलझन में पड़ी हैं। अरे भाभी, किस उलझन में पड़ी हो? लगता है मायके की याद आ रही है और तुम रो भी रही हो। ना ना आरती, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। अरे रहने दो ना भाभी, झूठ क्यों बोलती हो? जरा अपनी आंखें तो दिखाओ, दिखाओ ना भाभी, दिखाओ। नहीं नहीं, मैं अभी घूंघट नहीं उठा सकती। मेरे माँ बाबूजी को पता चल गया तो नाराज हो जाएंगे, फिर मायके में घुसने भी ना देंगे। यह कहकर रूपा रसोई घर में चली जाती है और आरती उससे शक की नजर से देखती रह जाती है। कमाल है, माँ और भैया ने इसका खूबसूरत चेहरा देखकर इसे पसंद किया और अब यह उसी खूबसूरत चेहरे को घूंघट में छिपा कर रखती है। कुछ तो राज जरूर है। हाँ। उस दिन के बाद तो आरती रूपा को हमेशा ही शक की नजर से देखने लगती है और साथ ही रूपा के खिलाफ कौशल्या के कान भी भरने लगती है। अरे तू क्यों पागल हुई जा रही है आरती? बेटी,
मैंने और रोहित ने उसे अच्छे से देखकर ही पसंद किया है। बहू के चेहरे में कोई कमी ना है। अगर कोई कमी नहीं है तो फिर भाभी अपना चेहरा घूंघट में क्यों छिपाए रहती है? बहू संस्कारी है, अब अपने संस्कार निभा रही है तो भला हमें क्या आपत्ति है? नहीं माँ, कुछ राज तो जरूर है। हम दोनों को उस राज से पर्दा हटाना ही होगा। देख, अलबत्ता तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी तू इतना ही दबाव डाल रही है तो मैं तेरे साथ हूँ आरती। उस दिन के बाद कौशल्या और आरती दोनों रूपा पर नजर रखने लगती हैं और एक दिन उसे मूंछ बनाते रंगे हाथ पकड़ लेती हैं। रूपा के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें देख उनके पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। कौशल्या हैरानी से कहती है, रूपा, हाय, मैं ये क्या देख रही हूँ? तेरे मुंह पर मर्दों वाली मूंछें। माँ, भाभी तो मर्दाना बहू है। घूंघट में खूबसूरत चेहरा नहीं, बदसूरत मूंछें छिपा कर रखती है। पर उस दिन जब हम तुझे देखने गए तब तो तेरे चेहरे पर मूंछें नहीं थी। मैंने सुबह सुबह साफ करके मेकअप कर लिया था, इसीलिए आपको मूंछें दिखाई नहीं दी माँ जी। यह कहकर रूपा रोने लगती है और फिर अपनी जादुई मूंछों के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। उसकी सच्चाई सुनकर कौशल्या कहती है, जब सुबह की काटी मूंछें रात को फिर से आ जाती हैं, तो फिर यह भी बताते कि तेरे 3 महीने तक घूंघट में रहने से क्या मूंछें आना बंद हो जाती? वो बात यह है माँ जी कि शादी से पहले बाबूजी ने एक डॉक्टर से इलाज करवाया था। उसने कहा था कि मैं 3 महीने तक उसकी दवा खाऊंगी तो इन मूंछों से छुटकारा मिल जाएगा, पर उसकी दवा का तो मुझ पर कोई असर ही नहीं दिख रहा। पर तेरी मूंछों का हम पर बहुत गहरा असर दिख रहा है। तूने और तेरे घर वालों ने हमसे इतना बड़ा राज छिपाया। चल, अभी के अभी अपने मायके दफा हो, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। हाँ, और सुनो मूंछों वाली भाभी, अपने साथ जो दान दहेज लेकर आई थी ना, उसे भी जल्दी ही उठवा ले जाना। हाँ, नहीं तो। रूपा कौशल्या के आगे खूब रोती गिड़गिड़ाती है, मगर कौशल्या उस पर दया नहीं करती। उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। रूपा रोते हुए पैदल ही चलती जाती है। रास्ते में वह मायके का रास्ता छोड़ रेलवे ट्रैक की तरफ चल देती है और कहती है, इस तरह मर्दाना जनानी बनकर जीने से अच्छा तो मर जाना है। मैं आज अपना जीवन ही खत्म कर दूंगी। यह कहते कहते रूपा रेल की पटरी पर चलने लगती है और तभी पीछे से ट्रेन आ जाती है। ट्रेन हॉर्न देती है, मगर रूपा उसे अनसुना कर पटरी पर चलती ही जाती है। फिर जैसे ही ट्रेन पास आती है, अचानक से एक साधु आता है और उसे पटरी से खींच लेता है और कहता है, पुत्री, तुम इस ट्रेन के नीचे आकर मरना क्यों चाहती थी? साधु जी, मेरे चेहरे पर ये मूंछें देखो, ये मुझ पर अभिशाप बन गई हैं। यह कहकर रूपा साधु को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर साधु का दिल पसीज जाता है। वह रूपा से कहता है, बेटी, आज के बाद तुम्हारे चेहरे पर मूंछें कभी नहीं आएंगी। अब तुम अपनी ससुराल जाओ और खुशी खुशी रहो। यह कहकर साधु अपनी चमत्कारी शक्ति से रूपा के चेहरे से मूंछों को हमेशा के लिए गायब कर देता है और तभी रोहित भी वहां पहुंच जाता है। रूपा रोहित को अपना सच बताती है तो रोहित उसे गले से लगा लेता है और दोनों साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर घर लौट आते हैं।